लोग कहते हैं कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहुएं कहाँ से लाओगे। और किसी ने क्या खूब कहा है कि किसान नहीं बचाओगे तो रोटी कहाँ से लाओगे। जी हाँ दर्शकों, नमस्कार। कृषि दर्शन के चौपाल के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है खरीफ फसलों में खरपतवार प्रबंधन। और हमारे साथ आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर पी.के. सिंह जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं। साथ ही हैं डॉक्टर आर.पी. दुबे जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर वी.के. चौधरी जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। और साथ ही हैं डॉक्टर चेतन सी.आर., जो कि वैज्ञानिक हैं। आप सभी का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारे साथ आज कुछ प्रगतिशील किसान भाई भी यहाँ मौजूद है, तो चलिए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? मैडम नमस्ते। मेरा नाम सतीश दुबे, जबलपुर ज़िले के पनागर तहसील से के पास में ग्राम भरदा है। मैं वहाँ का निवासी हूँ और वहाँ मैं खेती करता हूँ। और राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर पी.के. सिंह साहब हैं, मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। धान में जो खरपतवार हैं, इसका हम कैसे निदान करें, और ये खरपतवार कौन कौन सी हमें कितना घातक है, कितनी समस्याएं हम वो पैदा करती हैं। जी धन्यवाद दुबे जी। सबसे पहले तो मैं इस खरपतवार अनुसंधान निदेशालय में आप सभी का स्वागत करता हूं और दूरदर्शन की टीम का भी स्वागत करता हूं। आपका प्रश्न था कि खरपतवार क्या है और विभिन्न फसलों में जो खरपतवार होते हैं इनका प्रबंधन कैसे करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खरपतवार उन वनस्पतियों को कहते हैं जो हमने क्रॉप लगाई है, उन क्रॉप के अलावा जो भी वनस्पति निकलती है वो खरपतवार की श्रेणी में आता है। ये कई प्रकार के होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, सकरी पत्ती वाले खरपतवार और मोथाकुल के खरपतवार। उसके अलावा इनका एक वर्गीकरण इस प्रकार से भी किया गया है कि बहुवर्षीय खरपतवार, एक वर्षीय खरपतवार और मौसमी खरपतवार। ये खरपतवार नुकसान कैसे करते हैं, ये आपने जो प्रश्न पूछा, ये जो है वो जो खरपतवार हैं वो फसलों के साथ जो है वो उग करके उनके साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं पोषक तत्वों के लिए, नमी के लिए, सूर्य के प्रकाश के लिए और स्थान के लिए। और उनके साथ प्रतिस्पर्धा करके इन चीज़ों को अवशोषित कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, जिससे फसल की जो प्रारंभिक बढ़वार होती है वो जो है वो धीमी हो जाती है, फसल जो है वो कमज़ोर हो जाती है, उसकी जो कल्ले कम निकलते हैं, बालियाँ कमज़ोर हो जाते हैं, दाने हल्के हो जाते हैं और अंततोगत्वा जो हमारा उत्पादन है वो जो है काफ़ी कम हो जाता है। लगभग 37% तक का नुकसान जो है वो खरपतवारों के द्वारा पाया गया है कि फसलों में किया जाता है। अब जहाँ तक इनके प्रबंधन की बात आती है तो प्रबंधन के विभिन्न आयामों के ऊपर यह खरपतवार अनुसंधान निदेशालय लगातार जो है वो पिछले 35 वर्षों से जो वो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। और उसमें आपका मुख्य प्रश्न था कि धान की फसल में जो किस प्रकार से खरपतवारों का प्रबंधन करें। तो देखिए, धान मुख्यतः दो तरीके से लगाई जा रही है। एक तो रोपाई विधि द्वारा जो है वो, और दूसरा जो है वो सीधी बुआई के द्वारा जो है वो। तो इसमें जो धान होते हैं, धान में खरीफ की फसल में जो है वो ज़्यादातर खरपतवार आते हैं जो कि चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के होते हैं, साथ ही मोथाकुल के होते हैं। इसके लिए जो है वो रिकमेंडेशन की गई है कि जो है वो अगर आप रोपाई के द्वारा कर रहे हैं तो एक तो नर्सरी जो आप डालते हैं उस नर्सरी में ध्यान रखें कि खरपतवार जो हों उनको उससे निकाल लें, उनका प्रबंधन कर लें रासायनिक विधि से या यांत्रिक विधि से या हाथ की निदाई से जो वो, जिससे कि जब आप रोपा लगाएं तो उसके साथ जो है खरपतवार खेतों में ना जाए। दूसरा, प्री एमरजेंस के रूप में जो है वो एक दवा है जो है वो, जो कि बेनसल्फुरान प्लस जो है पिटलाक्लोर का मिक्सचर होता है जो है वो, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं रोपाई के जो है वो 5 दिन के भीतर जो है वो। या पिटलाक्लोर नामक जो दवा है जो उसका प्रयोग कर सकते हैं जो वो। पोस्ट इमरजेंस के रूप में जो है वो आप अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो 20 बारी पैक सोडियम है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के और जो है आजकल जो है रेडी मिक्स जो है वो दवाइयाँ आ गई हुई हैं। और आप जो है वो आपके खेत में जिस प्रकार की जो है वो धान में समस्या है उसके हिसाब से कि चौड़ी पत्ती वाले हैं या सकरी पत्ती वाले हैं या मिक्स खरपतवार हैं, उनके हिसाब से जो संस्तुत दवाइयाँ हैं उनका प्रयोग करें। और जितनी मात्रा में कही गई है, जिस समय पे कहा गया है और जिस तरीके से, इसका ज़रूर किसान भाई ध्यान रखें तो आपकी जो वो
फसलों से जो खासकर धान की फसल से जो खरपतवार जो है वो नष्ट हो जाएंगे। सर, मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगी, जैसा कि अभी अलग अलग जगह से किसान भाई यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पे जैसे कि खरपतवार अनुसंधान निदेशालय में क्या किसान भाइयों को ट्रेनिंग का भी कोई प्रोविज़न है और उनको किस तरह की फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड की जाती है ताकि उनको किसी तरह की असुविधा ना हो? बिल्कुल, ये आपने जो प्रश्न पूछा है ये लाजमी है और समसामयिक है। इस जो खरपतवार अनुसंधान निदेशालय है, इसका मुख्य कार्य ही खरपतवार के विभिन्न पहलुओं के ऊपर शोध का कार्य करना है और उसके साथ साथ तकनीकी विकास के साथ साथ हम जो है वो किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों अधिकारियों को और राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों को समय समय पर उनके लिए जो हो विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं और वो अलग अलग विषयों पर होता है, मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से, फसल के हिसाब से। और वो प्रशिक्षण का कार्यक्रम यहाँ पर जो है वो एक कैलेंडर के तहत जो है रेगुलर नियमित रूप से जो चलता रहता है। और जहाँ तक किसानों की सुविधा के सवाल है, तो किसान भाइयों के लिए जब हम प्रशिक्षण आयोजित करते हैं तो उनके लिए जो है वो यहाँ पर रहने के लिए भी जो है वो प्रशिक्षण हमारा जो वो आवास है जो वो जहाँ पर कि वो रह करके यहाँ के विशेषज्ञों द्वारा जो वो उनको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली और फील्ड में ले जा करके जो वो खरपतवारों की पहचान कराना, खरपतवारों के प्रबंधन के विभिन्न तरीकों के ऊपर केवल रासायनिक विधि नहीं बल्कि जो है वो हमारा जो इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है, यानी कि जो है वो सुरक्षात्मक विधि जो है वो शस्य विधियाँ जो है वो यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि, जैविकी विधि जो खासकर गैर फसली क्षेत्रों में खरपतवार होते हैं, क्योंकि ये निदेशालय फसलों के साथ साथ यानी कि क्रॉप में जो खरपतवार होते हैं उनके साथ साथ गैर फसली क्षेत्र में होने वाले खरपतवारों के प्रबंधन के लिए, जलीय क्षेत्रों में होने वाले खरपतवारों के लिए, जो हमारे जो है वो जंगलों में होते हैं खरपतवार उनके लिए जो है वो, उसके अलावा पैरासिटिक हमारे जो वीड होते हैं जो वो इन्वेजिव वीड्स हैं, चाहे वो फसल में हो, चाहे वो सब्जियों में हो, चाहे वो बागानों में हो, चाहे वो जो है वो दूसरे क्षेत्र हों जो वो, वहाँ पर उनके प्रबंधन के लिए जो वो तमाम तरह के जो वो प्रशिक्षण का कार्यक्रम और दूरदर्शन के माध्यम से, हमारे रेडियो टॉक के माध्यम से, संगोष्ठी, फील्ड डे, एग्जीबिशन, लिटरेचर, प्रिंट मीडिया, इन सब का सहयोग लेकर के यहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम लगातार। और सर, जो गवर्नमेंट की नई नई योजनाएं आती हैं क्या वो भी किसान भाइयों तक पहुँचाई जाती है? जो हमारा मैंडेट जो है वो खरपतवार प्रबंधन से संबंधित है, तो खरपतवार प्रबंधन और उससे जुड़े हुए जो भारत सरकार की तमाम जो स्कीमें चलती हैं जो वो, या उससे रिलेटेड विभिन्न फसलों में जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनके बारे में किसानों को जानकारी दी जाती है। जैसे इस समय अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष का चल रहा है कार्यक्रम, उसके तहत जानकारी मिलेट्स के ऊपर दी जा रही है। हमारा जो सॉइल हेल्थ कार्ड के ऊपर था जो वो, उसके ऊपर पूरी जानकारी, उसके अलावा मृदा परीक्षण कराना जो वो, उसी तरह से जो वो समय समय पर जो अन्य योजनाएं जो भारत सरकार की आती हैं या यांत्रिकी विधि द्वारा जो खरपतवार प्रबंधन की विधियां हैं और उसके लिए कौन कौन से यंत्र हैं, उस पर किस प्रकार की जो भारत सरकार की जो सुविधाएं हैं उनके बारे में जानकारी, और जो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता तो उस क्षेत्र के जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनको भी समय समय पर हम उस कार्यक्रमों में आयोजित करते हैं, उनके माध्यम से किसान भाइयों को जो वो जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। तो सिंह साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अगर किसान भाइयों आपको भी किसी तरह की समस्या है तो आप अपना निराकरण यहाँ आकर ले सकते हैं। तो हमारे साथ और भी किसान भाई यहाँ मौजूद है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम प्रमेंद्र गौतम है। मैं जबलपुर ज़िले के कुंडम तहसील से हूँ, ग्राम कोक्कम से। आपने अपने खेत में कौन सी फसल लगाई है? खरपतवार अनुसंधान के सहयोग से मैंने अपने खेत में कोदो, कुटकी, रागी और सामा की खेती की है। तो आपको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा और यहाँ आकर आपको किस तरह से समाधान बताया गया? मैं खरपतवार के लिए यहाँ पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से। बिल्कुल, आप पूछिए, क्या आपकी समस्या है? खरपतवार की समस्या चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती कुछ ज़्यादा आ रही हैं, तो उसके निदान के लिए आप ये सवाल किन से पूछना चाहेंगे? कृपया आप नाम भी बताएं। दोवे सर से। गौतम साहब, आपने जो प्रश्न किया है कि जो मोटे अनाज हैं और आप उनको लगा भी रहे हैं, उनमें खरपतवार प्रबंधन किस तरह से किया जाए। तो देखिए, खरपतवार प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि फसल बोने के पहले से ही शुरू हो जाती है।
तो आपको पहले तो खेत की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। काफ़ी उसकी 4-5 बार जुताई करें, फिर उसको देखेंगे आप कि जो खरपतवार उग आए थे वे खरपतवार अपने आप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद जब आप बिजाई के लिए जाते हैं तो अगर आप सीधी बोनी वाली मोटे अनाज की फसल ले रहे हैं तो उसमें ये ध्यान रखिए कि आप कतारों में ही बोइए। हमने अक्सर ये देखा है जो आपके क्षेत्र में या आसपास के क्षेत्रों में कि किसान भाई जो मोटे अनाज की फसलें हैं उनको छींट के ही बो देते हैं। तो ये पद्धति सही नहीं है और इसलिए हम लोग अनुशंसा करते हैं कि उनको जो फसलें हैं उनको आप कतारों में बोएं। कतारों की दूरी भी बहुत अधिक न रखें, 25 से 30 सेंटीमीटर तक ही रखें, जिससे कि उनके बीच जो पनपने वाले खरपतवार हैं वो बहुत अधिक मात्रा में न आएँ। और जो आपने जो खाद वगैरह डालनी है, अगर आप जैविक पद्धति से ये कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इस तरह का जो प्रयोग कर रहे हैं तो इनका प्रयोग आप ऐसे करें कि ये पूरी तरह से पकी हो। ऐसा देखने में आता है कि ये जो गोबर की खाद होती है इसमें खरपतवार के बीज बहुतायत पाए जाते हैं। तो अगर आपने अच्छी पकी हुई खाद का प्रयोग किया तो ये समस्या नहीं आएगी। अन्यथा आपने जो खाद डाली है उसी में कई खरपतवार उगने लगते हैं। तो एक तो ये है, और इसके बाद में जो आप भूसा होता है उसको भी कतारों के बीच में अच्छी तरह से एक हल्की मोटी परत बिछा दे, जिससे कि खरपतवार जो उगने वाले हैं उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाएगा। उससे क्या होगा कि वो उनके बीज उग ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से ये पहले से ही हमें कुछ प्रबंधन करना चाहिए और हमें ये भी देखना है कि जो ये खरपतवार उग रहे हैं ये कब तक हमें इनका नियंत्रण करना है। तो हर एक फसल की जैसे एक क्रांतिक अवस्था होती है वैसे ही ये जो मोटे अनाज हैं इनकी भी जो क्रांतिक अवस्था है वो पहले 15 से लेके 35-40 दिन तक होती है। तो अगर आपने खरपतवारों का नियंत्रण चाहे हमने जो अभी विधियां बताई उनसे या हाथ से निराई गुड़ाई कर या जो कुछ यंत्र आजकल बहुत ही सस्ते यंत्र उपलब्ध हैं जो व्हील हो वगैरह रहते हैं उनसे भी आप बहुत कम श्रम लगाकर और ये निराई गुड़ाई उनमें कर सकते हैं। और अगर आप जो रासायनिक पद्धति से इनकी खेती अगर कर रहे हैं तो ऐसा देखने में आया है कि अगर आप जैसे रागी की फसल है तो उसको सीधी बुआई के अपेक्षा अगर आप उनकी नर्सरी तैयार कर लें और 25 दिन की नर्सरी जब हो जाए तो उसको सीधे आपको उसमें पडलिंग नहीं करना है फील्ड में, आप सीधे उसको मौसम देखते हुए जब बारिश हो रही है उस समय में उसको डायरेक्ट कतारों में लगा लें। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो खरपतवार जो हैं ये कम उगते हैं और क्योंकि आप नर्सरी जो है वो ऑलरेडी 25 दिन की हो चुकी है और इनमें कुछ रसायन हैं जैसे कि अट्राजिन है या पायरोजोसल्फिरॉन है, इनका प्रयोग आपने रुपाई की उसके 2 दिन के भीतर इनका प्रयोग कर दीजिए जो अनुशंसित मात्रा है। और उसके बाद अगर जो खरपतवार उगते हैं तो वो आप 20 से 25 दिन के आसपास आप जो मेटसल्फिरॉन या उसका कॉम्बिनेशन भी आता है क्लोरीमुरान के साथ में, तो इन खरपतवार नाशी जो रसायन है इनका स्प्रे अगर आप करेंगे तो फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। और जो खरपतवार हैं खास करके जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार या जो मोथा कुल के खरपतवार हैं उनका भी इससे काफ़ी हद तक नियंत्रण हो जाता है। एक बार जब फसल 40 दिन की हो जाती है और आपने इस अवधि में अगर अच्छे से खरपतवार नियंत्रण कर लिया है तो फिर आप वो जो फसल इतनी अच्छी बढ़ जाती है कि वो खरपतवार को फिर वो पनपने नहीं देगी। तो इन कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो खरपतवार से मोटे अनाज की जो आप खेती कर रहे हैं उसमें समस्या नहीं आएगी। दुबे जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जी हाँ किसान भाइयों, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर और समय अवधि को ध्यान में रखकर आप काफ़ी अच्छा उत्पादन पा सकते हैं। और चलिए हमारे बीच और भी किसान भाई मौजूद हैं जो हमारे साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। तो जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी क्या सक्सेस स्टोरी है। मैडम मैं सन 2000 से मैं राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान निदेशालय से मैं जुड़ा हुआ हूँ
जब मैं यहाँ निर्देशालय में जुड़ा था यहाँ, तो मेरे पास तो साइकिल में का जो पंचर है ना, वो बनवाने में भी मेरे को बड़ी तकलीफ़ होती थी। लेकिन हमारे यहाँ के जो प्रधान वैज्ञानिक हैं, दुबे जी हैं, सिंह साहब हैं, और भी पहले पूर्व में जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उस सपोर्ट के चलते चलते मैं 1 एकड़ 2 एकड़ करते करते आज मैं 30-40 एकड़ खेती कर रहा हूँ। ट्रैक्टर से संबंधित मेरे पास पूरे इम्प्लीमेंट हैं, और मैंने इसके साथ साथ में इम्प्लीमेंट के साथ साथ में आधुनिक तकनीकी से मैंने खेती करना चालू किया। मेरे पास करीब 10-12 गाय हैं जो मैं हरियाणा पंजाब से लेकर के आया, जिस दूध देने की कैपेसिटी 30-30 40-40 लीटर है। इसके बाद में मैंने दूसरी चीज़ों में हाथ भी आजमाना चाहा, जैसे मैंने वेजिटेबल की खेती की, जिसमें हमने 8-10 एकड़ में मैंने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से और पॉली हाउस टाइप का बना करके, नेट हाउस बना करके मैंने वो खेती भी करना चालू किया। जिसमें मैंने अभी नई खेती अपनाई है, जिसमें हमारा स्ट्रॉबेरी है। अभी हाल ही में अभी मैंने 2 एकड़ के लिए अपना केले के पौधे मंगवाए हूँ, केले लगा रहा हूँ, कुछ मैं गन्ना लगवा रहा हूँ। अभी आगे आने वाला जो समय है हमारा, तो उसमें अभी हम ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी वगैरह में हम इसमें जाना चाह रहे हैं, और ये निर्देशालय से भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। वो समय था जब यहाँ की जब टीम जाती थी, तो मेरे घर में बैठने को, बैठालने के लिए, इनके लिए गुंजाइश भी नहीं होती थी, कुर्सी भी नहीं होती थी। आज इन्हीं का कहना चाहिए कि यहाँ के हमको इतना अच्छा हाथ था इनका कि आज हम 40-50 एकड़ खेती कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, अच्छा मकान है, गाड़ी घोड़ा है, पूरी सारी व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है, ये हमारा एक परिवार लगता है। और यहाँ जब भी मैं आता हूँ तो यहाँ पर काफ़ी बार यहाँ हमें सम्मानित भी किया गया। और यहाँ इतना मिलनसार यहाँ के वैज्ञानिक हैं, यहाँ के चाहे कर्मचारी हों चाहे कोई भी हो, जो भी जानकारी आपको चाहिए यहाँ बताएंगे। यहाँ समझ में नहीं आएगी आपको, खेतों में जाकर के वहाँ बाकायदे बताते हैं। और हमें यहाँ बड़ा गर्व है कि हमारे जबलपुर ज़िले में और इतना अच्छा निर्देशालय खुला, और उसका हमको फ़ायदा है। हम ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। और जो चीज़ उन्होंने सिखाया हमको, संरक्षित खेती करना, जब हम परंपरागत खेती जब हम करते थे तो उस समय में बहुत लागत आती थी। हम 4-4 बार 5-5 बार खेतों की जुताई करते थे। जब जुताई करते थे तो हमारा उसमें कॉस्ट ज़्यादा आती थी, ट्रैक्टर का खर्चा ज़्यादा आता था, ट्रैक्टर में घिसाव ज़्यादा होता था, डीजल ज़्यादा खर्च होता था। हम वहाँ पहले हम परंपरागत जब खेती करते थे तो हम 1 कुंटल गेहूं का बीज बोते थे। जब यहाँ से हमने जुड़े तो हमको 45 से 50 किलो हम गेहूं डाल रहे हैं। हमें समय की बचत हो रही, पानी की बचत हो रही। हम फव्वारे पद्धति से हम पानी चला रहे हैं, पहले हम ढलमा पद्धति से पानी चलाते थे। उस समय हम यहाँ से जुड़ने से हमने सॉइल टेस्टिंग चालू कर दी, तो उससे हमको उसके हिसाब से हम खाद डालते हैं, जिससे हमें प्रोडक्शन अधिक मिलता है। हमें बहुत अच्छा लगा ये जान के, और यहाँ बहुत अच्छे तरीके से हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। जो भी किसान भाई आते हैं उनको बहुत अच्छे से उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारे साथ कुछ और किसान भाई भी यहाँ मौजूद है, तो चलिए हम उनसे भी बातचीत करते हैं। का नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम रविंद्र पटेल है। आप कहाँ से आए हैं? मैं जबलपुर जिला विकासखंड पनागर ग्राम भरदा से। आपकी क्या समस्या है और आप किस एक्सपर्ट से अपना समाधान पूछना चाहते हैं? मेरी ये समस्या है मैडम कि मान लो मैं दवा छिड़क रहा था, किन किन चीज़ों के इस्तेमाल करना चाहिए मेरे को, उसकी जानकारी चाहिए। और आप ये सवाल किन से करना चाहते हैं? डॉक्टर चेवन साहब से। देखिए, छिड़काव में सावधानियां रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो रसायन हम लोग यूज़ करते हैं उससे हम लोग को अपने आप को बचाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो छिड़काव में रसायन होता है वो रसायन हम लोग को भी हानिकारक है और हानि करता है। तो हम लोग कभी भी हम लोग छिड़काव करने जाते हैं उससे पहले हम लोग को अपने आप को जो सेफ्टी एप्रॉन्स आता है, जैसे कपड़ा हो गया, ग्लव्स हो गया, जूता हो गया, ग्लास हो गया, मास्क हो गया और हैट हो गया, ये सब कुछ हम लोग को पहनना है। फिर हम लोग को दवाई को एक बफर सॉल्यूशन जैसे प्रिपेयर करना है। जो बफर सॉल्यूशन होता है, जो जितना मात्रा में मैं जो खेत में छिड़काव करना चाहता हूँ उसका अनुपात में मेरे को प्रिपेयर करना है पहले। फिर को अच्छा पानी से, जो साफ़ सुथरा पानी है उससे मेरे को केमिकल रसायन को डालना है और प्रिपेयर करना है, और उसको उसी अनुपात में प्रिपेयर करके रखना है। फिर उसी अनुपात में जो मेरा स्प्रेयर रहता है, स्प्रेयर में और पानी का साथ में मिलाते हुए मेरे को छिड़काव करना चाहिए। और हम लोग खरपतवार होता है, खरपतवार नाशी होता है, उसमें हमेशा हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कौन सा नाजल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कभी भी हम लोग जो है हर्बिसाइड है, मतलब जो खरपतवार नाशी यूज़ करने जाते हैं, हम लोग को फ्लैट फैन नाजल या फ्लिटजेट नाजल जो होता है उसको हम लोग को यूज़ करना है। और कभी भी हम छिड़काव करने जाते हैं, जब हर्बिसाइड का होता है
कभी भी हम लोग नॉर्मल से जो है मतलब आम बात में मतलब फार्मर कैसे करता है कि ऐसे ऐसे छिड़काव करते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। ये एक स्ट्रेट लाइन में हम लोग को जो नाजल को पकड़ना चाहिए और सही मात्रा से जो गिर रहा है उसको हम लोग को देखना चाहिए और उसको हम लोग को पूरा खेती में हम लोग को छिड़काव कर देना चाहिए। चेतन सर ने तो हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और किसान भाइयों, हमारे बीच और भी किसान भाई मौजूद हैं और उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। तो चलिए उनके समस्याओं का समाधान फिर खोजते हैं। तो आपका नाम मैं जानना चाहूँगी। आयुष पटेल, आयुष, आप कहाँ से हैं? जबलपुर तहसील सिहोरा गांव में। आपकी समस्या बताएं। मक्के की फसल पे जो है खरपतवार, उसके प्रबंधन के बारे में मैं सर आदरणीय चौधरी सर जी से पूछना चाहूँगा। तो चौधरी साहब से ही अपना प्रश्न करना चाहेंगे। मक्का को सामान्य रूप से 60 से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच में दूरी के साथ में लगाया जाता है और मक्के की फसल की बढ़वार जो शुरुआत में धीमी होने की वजह से बहुत सारे खरपतवार उग आते हैं। तो इसके लिए हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जितनी भी अनुशंसाएं की गई है, चाहे सस्य विधि की, चाहे यांत्रिक विधि की, या इस तरह की विधि अपनाएं जिससे कि खरपतवार के बीज हमारे खेतों में ना आए। इनको अपनाने के बाद भी अगर खरपतवार उग आते हैं तो उस स्थिति में कुछ शाकनाशियों की अनुशंसा की गई है। उन रसायनों का उपयोग करके हम मक्के की फसल से खरपतवार को हम प्रबंधित कर सकते हैं। सामान्य रूप से जब हम मक्का को लगाते हैं तो लगाने के 3 दिन के भीतर में हमको एक एट्राजिन करके जो शाकनाशी है वो आती है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं और उसकी जो मात्रा है वो आपको 500 से लेके 1000 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट का उपयोग करना है। 500 ग्राम हमको वहाँ उपयोग करना है जहाँ की मिट्टी हमारी हल्की होती है और जहाँ की मिट्टी भारी है वहाँ पे हमको 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक का हम उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक पायरोक्सोसल्फोन करके दवा आती है, उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं और उसकी जो अनुशंसित मात्रा है 127.5 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और ये जो रसायन मैं आपको बता रहा हूँ आपको शुरुआत में बुआई के 3 दिन के भीतर में उपयोग करना है। हमको ध्यान इस बात की रखनी चाहिए कि शुरुआत में जब हम दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं तो उस समय हल्की नमी होनी चाहिए, खेत में पानी नहीं भरा होना चाहिए। इसके बाद भी अगर खरपतवार उग आते हैं तो हमको 18 से लेकर 22 दिन की अवधि पे और भी बहुत सारे शाकनाशी हैं उनका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक दवा आती है टेम्बोट्रियान जो संकरी पत्ती के और चौड़ी पत्ती के दोनों प्रकार के खरपतवार को मारती है। तो उसकी जो अनुशंसा की गई है वो 120 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर ये दवा नहीं मिलती है तो एक दूसरी दवा है जो टोपरामिजान के नाम से मिलता है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। जो उसकी अनुशंसा की गई है आपको 25.2 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसकी अनुशंसा की गई है। ये भी बहुत अच्छा शाकनाशी है। और ये जो शाकनाशी है अभी वर्तमान में ये एट्राजिन के साथ में प्रीमिक्स भी आ रही है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं जिससे आपको सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती और मोथा कुल के खरपतवार हैं वो सबसे आपको निजात मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये दोनों दवा नहीं मिल रही है तो एक दवा और है जिसको मेजोट्रियान और एट्राजिन के कॉम्बिनेशन में जो दवा है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो अनुशंसा की गई है 875 ग्राम AI प्रति हेक्टेयर के हिसाब से की गई है। और अगर आपको लगता है कि इन दवाओं का उपयोग करने के बाद भी आपके खेतों में मोथा की समस्या है, क्योंकि अगर मोथा के पौधे अगर बड़े हो जाते हैं तो ये जो शाकनाशी मैं आपको बता रहा हूँ वो ठीक ढंग से नहीं मारते हैं तो मोथा की समस्या आ जाती है। तो आपको उसके लिए एक दूसरी शाकनाशी है जो हेलोसल्फुरान के नाम से बाज़ार में मिलती है, उसको 67.5 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसका उपयोग कीजिए तो ये मोथा को भी समाप्त कर सकते हैं। सर, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। समय के अभाव के कारण हमें आपको रोकना पड़ रहा है और मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। साथ ही हमारे किसान भाइयों को भी हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे बीच आए और आपने भी अपनी समस्याओं का समाधान ज़रूर निकाला होगा। दर्शकों, आज के चौपाल के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर हम एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।